नमस्कार, मैं नंदलाल शर्मा। हम राजस्थान के किलों के बारे में पढ़ते हैं। सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। किले, राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारे किले हैं और किलों को यहाँ पर विभाजन किया गया है। किले कितने प्रकार के होते हैं, किसने क्या क्या कहा है, इनके बारे में थोड़ा सा सबसे पहले शुरुआत हम यहाँ पर करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत किले हैं। किलों के बारे में शुक्र नीति, शुक्राचार्य के द्वारा लिखी गई नीति के अंतर्गत, शुक्र नीति के अंतर्गत 7 अंग बताए थे किसी भी राज्य के। राज्य अर्थात कोई भी सरकार है, सरकार के उनके द्वारा 7 अंग बताए गए। 7 अंग के अंतर्गत यहाँ पर अर्थात क्या क्या महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है राजा। राजा मतलब स्वामी, किसी भी राज्य का स्वामी सबसे पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा उनके बारे में बताया गया अमात्य। अमात्य का मतलब मंत्री, अर्थात मंत्री परिषद किस प्रकार की है। तीसरा यहाँ पर कार्य करने की इच्छा, अच्छी तरह से उनके अंतर्गत काम करने का क्षमता है और अनुकूलता, उनके अंतर्गत क्षमता और अनुकूलता तथा कार्य करने की इच्छा, उसको बोलते हैं सुहृद। चौथा बताया था राजकोष अर्थात खजाना, किसी भी राज्य के लिए खजाना बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा बताया राष्ट्र। राष्ट्र मतलब उसकी सीमा, भौगोलिक सीमा, अर्थात वह कितने क्षेत्र तक वह फैला हुआ है। छठा बताया था दुर्ग। दुर्ग के बारे में बताया गया है शुक्र नीति के अंतर्गत मानव शरीर की कल्पना करते हुए उनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से मानव शरीर के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाथ, इसी प्रकार से किसी भी राज्य के अंतर्गत 7 अंगों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने शुक्र नीति के अंतर्गत बताया दुर्ग। 7वां बताया सेना, अर्थात किसी भी राज्य के अंतर्गत 7 अंगों के अंतर्गत उनके द्वारा सेना का भी एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार किया गया। इसी प्रकार से विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य या कौटिल्य, जिनके द्वारा भी अपने अर्थशास्त्र पुस्तक के अंतर्गत सप्तांश दान दिया था, अर्थात किसी भी राज्य के 7 अंग होते हैं, 7 अंगों के अंतर्गत भी उन्होंने अर्थात दुर्ग को भी एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार किया। तो चाणक्य के 7 अंग अर्थात सप्तांश सिद्धांत के अंतर्गत पहला उन्होंने स्वामी, दूसरा अमात्य, स्वामी वही राजा, अमात्य मतलब मंत्री, तीसरा जनपद, जनपद मतलब कोई कोई उसका एरिया, क्षेत्रफल अर्थात राज्य की सीमा हो। चौथा दिया गया दुर्ग, दुर्ग अर्थात वहीं पर किला या फोर्ट। पांचवा उनके द्वारा दिया गया कोष खजाना। छठा दिया गया दंड, दंड का मतलब है सेना, अर्थात यहाँ पर किसी भी राज्य की सुरक्षा करने के लिए नियमों का पालन करने वाली सेना यहाँ पर होना चाहिए। और 7वां उनके द्वारा बताया मित्र, अर्थात पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी किसी भी राज्य के होना बहुत महत्वपूर्ण बात है और मित्र इन पे इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत चाणक्य के द्वारा स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार से शुक्र नीति के अंतर्गत और चाणक्य के सिद्धांत के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत दुर्ग को महत्वपूर्ण एक अंग के रूप में स्वीकार किया गया। अब यहाँ पर आते हैं कि इन्होंने जो दुर्ग बताए, दुर्ग कितने प्रकार के हैं, तो अलग अलग लोगों के द्वारा आपको मेंस के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्री के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछा जाता है और प्री के अंतर्गत तो डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, किसी प्रकार के एग्जाम के अंतर्गत यहाँ पर अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति का या किताब का नाम देकर के कि इसके अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो शुक्र नीति के अंतर्गत, शुक्राचार्य की शुक्र नीति के अंतर्गत दुर्गों के प्रकार बताए, 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। अर्थात शुक्र क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन गया कि शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं, तो शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग हैं। अब 9 प्रकार के दुर्गों को अलग अलग रूप से डिफाइन करना और उनके बारे में लिखना भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला दिया उन्होंने एरन, एरन दुर्ग, इस प्रकार का दुर्ग उन्होंने बताया कि इस प्रकार का दुर्ग है जिसका रास्ता बहुत कठिन हो, पत्थरों से, कंटीले, खाई से, कांटों से और पत्थरों से उस मार्ग को पूरी तरह से अवरुद्ध किया गया हो ताकि दुर्ग तक आसानी से कोई भी पहुंच नहीं सकता है। इस प्रकार के दुर्ग को एरन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रकार का दुर्ग बताया पारिख, इस प्रकार का दुर्ग है जिसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ उसे गहरी खाई का, गहरी और चौड़ी खाई का निर्माण किया गया है ताकि उस खाई को पार करके कोई भी आसानी से दुर्ग तक नहीं पहुंच सकता है। इस प्रकार से सुरक्षा के रूप में जिसके चारों तरफ खाई का निर्माण किया गया हो, इस तरह के दुर्ग को पारिख दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तीसरे प्रकार का दुर्ग बताया उन्होंने पारिध, पारिध का मतलब अर्थात परिधि, जिस दुर्ग की सुरक्षा के लिए चारों तरफ परकोटे का निर्माण किया गया हो, अर्थात जहां पर दीवारों का ऊंची ऊंची दीवारों का निर्माण करके
दुर्ग को सुरक्षा प्रदान की गई, इस प्रकार के दुर्ग को पारिद दुर्ग के नाम से जाना जाता है। चौथे प्रकार का दुर्ग बताया वन दुर्ग, अर्थात वह दुर्ग जो चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हो, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ हो, कंटीले झाड़ियां चारों तरफ उनके उपस्थित हो, इस प्रकार के दुर्ग को वन दुर्ग के नाम से जाना गया। पांचवा प्रकार का दुर्ग धान्व दुर्ग। धान्व दुर्ग वह दुर्ग है जिसके चारों तरफ लंबे चौड़े क्षेत्र के अंतर्गत रेत के टीले अर्थात रेगिस्तान से घिरा हुआ दुर्ग धान्व दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। पांचवा छठा दुर्ग जल दुर्ग, अर्थात जिसके चारों तरफ नदियों के द्वारा लाया हुआ पानी चारों तरफ भरा हो, इस प्रकार के दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। ये ध्यान रखिए आप लोग कि कोई भी खाई बना करके पानी भर दिया और उसके चारों तरफ पानी उपस्थित है, फिर वो कभी भी जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। जल दुर्ग की श्रेणी में तभी माना जाएगा जब उसके अंतर्गत अर्थात चारों तरफ नदियों के द्वारा प्राकृतिक रूप से वहां पर पानी लाया गया हो और वह किसी ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह पानी प्राकृतिक रूप से चारों तरफ स्थित रहेगा, तभी उसे जल दुर्ग के रूप में माना जाएगा। तो कृत्रिम यहाँ पर खाई बना करके जो पानी भरा जाता है वो कभी भी जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत नहीं होगा। गिरि दुर्ग, गिरि का मतलब पर्वत अर्थात पहाड़ों के ऊपर स्थित और जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है, इस प्रकार के दुर्ग को गिरि दुर्ग के रूप में जाना जाता है। सैन्य दुर्ग, अर्थात इस प्रकार का दुर्ग जो अभेद्य हो, जिसके अंतर्गत यहाँ पर चतुर वीरों से व्याप्त व्यूह रचना के अंतर्गत वे चतुर हो, इस प्रकार का दुर्ग ही सैन्य दुर्ग के रूप में जाना जाता है। और शुक्र नीति के अंतर्गत सैन्य दुर्ग को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत गिना गया है। सातवां दुर्ग सहाय दुर्ग, अर्थात इस प्रकार का दुर्ग जिसके अंतर्गत अपने भाई बांधव उनके अंतर्गत और सेना जिसमें यहाँ पर अनुकूल रूप में रहती है और सदैव उस दुर्ग की रक्षा करने के लिए तत्पर रहती है, इस प्रकार के दुर्ग को सहाय दुर्ग के रूप में जाना जाता है। तो शुक्र नीति के अंतर्गत 9 यहाँ पर प्रकार के दुर्ग बताए, एरन दुर्ग, पारिख पारिद, वन दुर्ग, धान्व दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। इसी तरह से चाणक्य अर्थात कौटिल्य ने भी दुर्गों की यहाँ पर विभाजन किया और चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा दुर्गों का जो विभाजन किया गया, उन्होंने दुर्ग 4 प्रकार के बताए। 4 प्रकार के दुर्ग, पहला ओदक दुर्ग। ओदक का मतलब होता है जल दुर्ग, अर्थात जिसके चारों तरफ प्राकृतिक रूप से पानी भरा हुआ हो, उस प्रकार के दुर्ग को जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है। दूसरा उनके द्वारा दिया पार्वत दुर्ग अर्थात गिरि दुर्ग, जिसके जो कि पर्वत के ऊपर स्थित होता है और जिसके चारों तरफ पहाड़ियां स्थित हो, उसे पार्वत दुर्ग कहते हैं। तीसरा प्रकार का धान्व दुर्ग, अर्थात जो रेगिस्तानी क्षेत्र के अंतर्गत रेगिस्तान से घिरा हुआ दुर्ग, ये धान्व दुर्ग कहलाता है। और चौथा उनके द्वारा दिया गया वन दुर्ग, अर्थात जो वन से घिरा हुआ हो, इस प्रकार के दुर्ग को वन दुर्ग के रूप में जाना जाता है। फिर आते हैं नरपति जयाचार्य। नरपति जयाचार्य के द्वारा 8 अर्थात किताब का नाम है नरपति जयाचार्य, जिसके अंतर्गत 8 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया गया है। 8 प्रकार के दुर्ग कौन कौन से हैं, उन्होंने दुर्गों के लिए यहाँ पर वर्ड यूज किया है कोट। कोट का मतलब यहाँ पर किला के रूप में माना जा रहा है। नगर कोट, नगर कोट का मतलब इस प्रकार का दुर्ग जिसके अंतर्गत जन समूह भरपूर मात्रा में वहां पर निवास करते हो, अर्थात अधिक संख्या के अंतर्गत आसानी से लोग निवास करते हैं, उनके लिए जीवन व्यतीत करने के लिए सब सुविधाएं उनके अंतर्गत आसानी से उपलब्ध हो, इस प्रकार के दुर्ग को नगर कोट के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रकार का दुर्ग धूल कोट कहा। धूल कोट का मतलब वह दुर्ग जो मिट्टी से बना हुआ है, अर्थात मिट्टी से बने दुर्ग को धूल कोट के नाम से जाना जाता है। तीसरे प्रकार का दुर्ग जलकोट। जलकोट का मतलब वही पानी वाला, अर्थात जिसके चारों तरफ पानी उपस्थित है, जिसको ओदक दुर्ग भी कहा जाता है, उसी को जलकोट। गिरिगद्दर, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन गया, गिरिगद्दर दुर्ग किसे कहा जाता है? तो इस प्रकार का दुर्ग गुफा के रूप में स्थित हो, अर्थात जिसको बाहर से आसानी से देखा नहीं जा सकता है, वो किसी इस तरह के क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, जिस प्रकार से वो हो किसी गुफा के अंतर्गत पाया जा रहा हो, तो गुफा के अंतर्गत स्थित दुर्ग को गिरिगद्दर दुर्ग के नाम से जाना गया है। फिर बताया गिरिकोट।
गिरिकोट मतलब पर्वतों के ऊपर स्थित दुर्ग, पर्वतों से घिरा हुआ दुर्ग गिरिकोट के रूप में। डामरकोट, डामरकोट छठे प्रकार का दुर्ग यहाँ पर डामरकोट, अर्थात भगवान शिव का जो डमरू है, डमरू की आकृति का जो दुर्ग है उसी को उनके द्वारा डामरकोट की संज्ञा प्रदान की गई। सातवां प्रकार का दुर्ग का है विषम भूमि दुर्ग। विषम भूमि मतलब अर्थात उबड़ खाबड़ भूमि हो जिस पर कहीं पर आसानी से वहां पर पहुंचना आसान नहीं होता है, इस प्रकार के दुर्ग को विषम भूमि दुर्ग के रूप में जाना गया है। आठवें प्रकार का दुर्ग उनके द्वारा कहा गया है टेढ़ी मेढ़ी सुरंग वाला दुर्ग, अर्थात इस प्रकार का दुर्ग जिसके अंतर्गत वहां पर पहुंचने के लिए रास्ता एकदम सीधा न होकर के टेढ़ा मेढ़ा और सुरंग युक्त होता हो। इस तरह से यहाँ पर 8 दुर्ग नरपति जयाचार्य के द्वारा अपनी पुस्तक के अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है। फिर आते हैं विष्णु धर्म मूल के, यहाँ पर विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग हैं, तो विष्णु धर्म सूत्र के अंतर्गत 6 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया गया है। 6 प्रकार के दुर्ग कौन कौन से हैं, तो विष्णु धर्म सूत्र के अंतर्गत 6 प्रकार के दुर्ग। एक आया धान, अर्थात वही धान दुर्ग का मतलब होता है रेगिस्तान से घिरा हुआ दुर्ग। अब यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन गया मही दुर्ग किसे कहा जाता है। देखिए बाकी बहुत सारी चीजें कॉमन आ रही, पर जो इस तरह के नए नए जो वर्ड आते हैं उन्हीं के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि इस प्रकार का दुर्ग किसे कहा जाता है। तो मही दुर्ग का मतलब इस प्रकार का दुर्ग है जिसकी रक्षा के लिए ईंट और बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा प्राचीर का निर्माण किया गया हो, और प्राचीर के बारे में बताया गया है कि वह कम से कम 12 फीट यहाँ पर चौड़ी हो और जितनी चौड़ी हो उससे डबल ऊंची हो, अर्थात अगर 12 फीट चौड़ी है तो कम से कम 24 फीट ऊंची होनी चाहिए, और इससे ज्यादा अगर चौड़ाई में है तो उससे डबल उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर ऐसे दुर्ग की कल्पना, ऐसे दुर्ग के बारे में बताया जो कि यहाँ पर दीवारों से घिरा हो, ईंट पत्थरों से दीवार का निर्माण किया गया है, और इसी प्रकार के दुर्ग को मही दुर्ग के नाम से जाना गया है। तीसरे प्रकार का दुर्ग बताया है वार्ष दुर्ग। वार्ष का मतलब इस प्रकार का दुर्ग जिनका रास्ता कंटीले वृक्षों के द्वारा आच्छादित हो, अर्थात उसके रास्ते में कांटे युक्त पेड़ पौधे उपस्थित हो, वहां तक आसानी से पहुंचना संभव नहीं है। इस प्रकार के दुर्ग को वार्ष दुर्ग के नाम से जाना गया है। चौथे प्रकार का दुर्ग का उल्लेख किया जल दुर्ग, अर्थात वही जल दुर्ग जिसके चारों तरफ प्राकृतिक रूप से पानी उपस्थित है, ऐसे जल दुर्ग। पांच प्रकार का आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण नृदुर्ग। यहाँ पर नृदुर्ग, नृदुर्ग का मतलब होता है चतुरंगिनी सेना से घिरा हुआ दुर्ग, अर्थात जहां पर 24 घंटे इस प्रकार की सेना वहां पर उसकी रक्षा के लिए उपस्थित होती है। तो इस तरह के चतुरंगिनी सेना जिसके अंतर्गत पाई जा रही है उस दुर्ग को ही नृदुर्ग के रूप में जाना जाता है। और छठे प्रकार का दुर्ग उनके द्वारा बताया गया है गिरि दुर्ग, अर्थात गिरि दुर्ग वह दुर्ग जो पहाड़ों के ऊपर, पर्वत के ऊपर स्थित है और पर्वतमाला से ही वह गिरा हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग विद्वानों के द्वारा यहाँ पर अलग अलग प्रकार के दुर्गों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो सबके बारे में ध्यान रखिए। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग हैं, तो 6 प्रकार के। कौन कौन से, तो धान दुर्ग, मही दुर्ग, वाक्ष दुर्ग, जल दुर्ग, नृदुर्ग और गिरि दुर्ग। अब आपसे अलग अलग क्वेश्चन, मही दुर्ग क्या है, इस प्रकार का किला जिसकी सुरक्षा या जिसके रास्ते के अंतर्गत यहाँ पर मही दुर्ग के अंतर्गत उनकी सुरक्षा के लिए ईंट और पत्थरों के दीवार का निर्माण किया गया हो, ताकि यहाँ पर बाहर से कोई भी आक्रमणकारी उसके अंतर्गत आसानी से प्रवेश नहीं कर सके। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। हर एक चीज पर देखिए, यहाँ पर वापस नगर कोड किसे कहा जाता है, तो नगर कोड का मतलब ऐसा दुर्ग जिसके अंतर्गत जन समूह अत्यधिक संख्या के अंतर्गत आसानी से निवास कर सके, उसे नगर कोड के। दूल कोड जानते हैं, मिट्टी से बना हुआ दुर्ग। जल कोड का भी सिंपल सा, जिसके चारों तरफ पानी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बनता है गिरि गद्दर। गिरि गद्दर अर्थात जो दुर्ग गुफा के अंतर्गत स्थित होता है। तो ये ऐसे जो पॉइंट है इनके ऊपर आप जरूर ध्यान रखिए, और इन्हीं के ऊपर अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। तो गिरि गद्दर का मतलब गुफा के रूप में स्थित हो दुर्ग, उसे गिरि गद्दर के रूप में। डामर कोट का मतलब, डामर कोट यहाँ पर शंकर के डमरू के समान आकृति के। विषम भूमि का मतलब जो भूमि उबड़ खाबड़ हो, एक समान नहीं है, समतल नहीं
नहीं है, उस प्रकार के दुर्ग को विषम भूमि, टेढ़ी मेढ़ी सुरंग वाला दुर्ग अर्थात जिसका रास्ता आसानी से वहां पर एकदम सीधा पहुंचता नहीं है, उसे टेढ़ी मेढ़ी सुरंग वाला दुर्ग कहा जाता है। यहाँ पर मही दुर्ग को भी ध्यान रखिए और नृदुर्ग को, मही दुर्ग, नृदुर्ग और वाक्ष दुर्ग। नृदुर्ग का मतलब जिस दुर्ग के अंतर्गत चतुरंगी सेना उसके अंतर्गत पाई जा रही हो, चतुरंगिनी सेना 24 घंटे जिस क्षेत्र के अंतर्गत, जिस किले के अंतर्गत पाई जाएगी, वही दुर्ग नृदुर्ग के रूप में जाना जाएगा। वाक्ष का मतलब कंटीले वृक्ष से रास्ता अवरुद्ध किया गया हो, इस प्रकार के दुर्ग को वाक्ष के रूप में जाना जाता है। अब आते हम कि राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के अंतर्गत सबसे पहले अगर बात करें तो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के अंतर्गत में राजस्थान का गौरव कहा जाने वाला, जो अपनी स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध रहा है, त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध रहा है, उस दुर्ग की अगर हम बात करें जो शक्ति और भक्ति के रूप में भी जाना जाता है, तो इस तरह से भी यहाँ पर राजस्थान का गौरव शक्ति और भक्ति के लिए, त्याग तथा बलिदान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए पूरे विश्व भर के अंतर्गत प्रसिद्ध दुर्ग की अगर बात करें तो सबसे प्रसिद्ध दुर्ग यह है राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ किला। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल से क्वेश्चन और सारे के पॉइंट पर क्वेश्चन है, मैं आपको इसके बारे में बताता चल रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है, किसने बनाया है, कितनी ऊंचाई पर स्थित है, किस के ऊपर स्थित है, वो सारी चीजें हर एक पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पर क्वेश्चन बनता है और सबके बारे में हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ बेसिकली नाम इसका चित्रकूट, चित्रकूट यहाँ पर चित्रकूट अपभ्रंश होकर के ही चित्तौड़गढ़ के रूप में, जो राजस्थान के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट भी है, ये राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर संभाग के अंतर्गत एक जिला मुख्यालय है और जिला मुख्यालय के ऊपर ही ये दुर्ग स्थित है। जिले का नाम भी चित्तौड़गढ़, इसी किले के नाम पर ही इसका नाम चित्तौड़गढ़ रखा है और पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी इसी के नाम पर चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट रखा गया है। तो चित्तौड़गढ़ अर्थात एक फोर्ट जो चित्तौड़गढ़ जिला के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर यह स्थित है, उदयपुर संभाग के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत और भारत के राजस्थान राज्य में यह स्थित है। तो हम यहाँ पर वर्ल्ड वाइड की भी बात करेंगे, पूरे विश्व की बात करेंगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ विश्व में अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, एशिया महाद्वीप में भारत के अंतर्गत, भारत की बात करें तो भारत के राज्य राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान की अगर बात करें राजस्थान के संभाग उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग के अंतर्गत कौन से डिस्ट्रिक्ट में, चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले के कौन से शहर में, तो चित्तौड़गढ़ शहर के अंतर्गत यह दुर्ग स्थित है। अब आते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला क्वेश्चन, यह किन नदियों के किनारे स्थित है। यहां पर नदियों की बात आती है तो बहुत सिंपल से दो नदियां यहां पर बहती है चित्तौड़गढ़ शहर के पास। एक नदी जावरा से आती है, मध्य प्रदेश के जावरा से, और एक नदी यहां पर गोगुंदा से निकल करके उदयपुर होती हुई यह चित्तौड़गढ़ आती है। तो यह उदयपुर से आने वाली नदी है बेड़च नदी, और मध्य प्रदेश के जावरा से आने वाली नदी यह है गंभीरी नदी। ये दोनों नदियां जिस जगह पर मिलती है उससे लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पठार यहां पर स्थित है, और इसी पठार के ऊपर यह दुर्ग बना हुआ है। तो क्वेश्चन बन गया कि चित्तौड़गढ़ का किला किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ का किला दो नदियां बेड़च तथा गंभीर नदियों के संगम स्थल पर, संगम स्थल से 2 किलोमीटर पहले यह दुर्ग स्थित है। एग्जैक्टली अगर यहाँ पर कौन सी नदी के किनारे पर, तो यहाँ मुख्य रूप से गंभीर नदी इसके बिल्कुल पास में प्रवाहित होती है, बेड़च कुछ यहाँ पर इससे दूरी पर स्थित है, परंतु दोनों नदियां ये दोनों आपस में मिल रही है। उसी नदियों के संगम स्थल पर चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण या चित्तौड़गढ़ स्थित माना जाता है। अब आते दूसरा, चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। चित्तौड़गढ़ किले के अगर निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर निर्माण के संदर्भ में भी दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आते हैं कि किसने इसका निर्माण कराया है, किस काल के अंतर्गत निर्माण कराया है, और किसने उसके बारे में क्या कहा है। तो यहां पर पहली चीज, निर्माणकर्ता के बारे में दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक श्यामल दास,
लेखक का नाम है। श्यामल दास ने किताब लिखी जिसका नाम है वीर विनोद। मेवाड़ के इतिहास का उल्लेख इनके अंतर्गत, मेवाड़ का ही मुख्य रूप से इतिहास इसके अंतर्गत लिखा गया है। तो क्वेश्चन और बन गया, वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? श्यामल दास। श्यामल दास ने किताब लिखी वीर विनोद। इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने उल्लेख किया कि इस किले का निर्माण मौर्य साम्राज्य के राजा चित्रांगद मौर्य के द्वारा लगभग 8वीं शताब्दी में, 7वीं और 8वीं शताब्दी के अंतर्गत इस दुर्ग का निर्माण कराया गया। एग्जैक्टली कोई सन पता नहीं है, इसी कारण से यहाँ पर ये 7वीं 8वीं शताब्दी के लगभग इसको माना जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर श्यामल दास के अनुसार वीर विनोद पुस्तक के अंतर्गत वर्णन किए गए के अनुसार क्वेश्चन बन गया कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माता किसे माना जाता है? तो वीर विनोद पुस्तक के अनुसार इसका निर्माता चित्रांगद मौर्य को माना जाता है। मौर्य वंश का शासन रहा है, तो ये मौर्य वंश का शासक चित्रांगद मौर्य। इसी प्रकार से एक और पुस्तक जो लेखक है जिन मंडनोपाध्याय, जिन मंडनोपाध्याय इन्होंने पुस्तक लिखी कुमारपाल प्रबंध। कुमारपाल प्रबंध पुस्तक के अंतर्गत, ये कुमारपाल गुजरात के शासक थे, कुमारपाल चालुक्य वंश के शासन थे, उन्हीं के संदर्भ के अंतर्गत यहाँ पर एक पुस्तक लिखी गई और उन्हीं के संबंध के अंतर्गत यहाँ पर जिक्र किया गया चित्तौड़गढ़ किले का, क्योंकि उनका यहाँ पर इस क्षेत्र के ऊपर भी शासन रहा है। इस कारण से उस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने उल्लेख किया है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रंग मौर्य के द्वारा किया गया है। चित्रंग मौर्य। तो इस प्रकार से देखिए दो यहां पर क्वेश्चन बन गए कि कुमारपाल प्रबंध पुस्तक के अनुसार या जिन मंडनोपाध्याय की पुस्तक कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माता किसे माना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ किले का निर्माता चित्रंग मौर्य को माना जाता है। जबकि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार या वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माता कौन है? तो चित्रांगद मौर्य। दोनों ही यहाँ पर मौर्य वंश के ही शासक हैं, दोनों एक ही शासक है, परंतु दोनों ने इसका नाम अलग अलग उच्चारित किया है और इसी कारण से दो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप लोग देखिए आरपीएससी ने इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है तो फिर आगे भी पूछेगा। तो हमें यहाँ पर दोनों का बिल्कुल क्लियर रखें। जिन मंडनोपाध्याय ने उल्लेख किया कि इसका निर्माता है चित्रांग मौर्य, जबकि श्यामल दास ने उल्लेख किया कि इसका निर्माता है चित्रांगद मौर्य। क्लियर माइंड में? अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है इसी के अंतर्गत, किस पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ किला एक पठार पर स्थित है, प्लेट्यू पर, पहाड़ी पर नहीं, और पठार का नाम है मेसा पठार। अब क्वेश्चन बन गया फिर आपके, मेसा पठार क्या होता है? मेसा पठार किसे कहते हैं? तो पठार इस प्रकार का पठार, सिंपल सा पठार के बारे में आप जानते हैं, तो मैदान से ऊंचा उठा हुआ भाग, ऊपर से उठा हुआ टेबल की तरह, टेबल के अर्थात मेज के समान ऊपर से वह समतल होता हो, इस प्रकार के पठार को इस तरह की स्थिति को पठार के रूप में जाना जाता है। अब पठार में भी प्रकृति यहाँ पर अलग अलग नेचर के आधार पर अलग अलग बताया गया है। मेसा पठार, मेसा पठार का मतलब ऐसा पठार अर्थात जिसका अपर्दन किनारों पर इस प्रकार से हुआ है, चारों तरफ इस प्रकार से हुआ है कि वह तीव्र ढलान के रूप में, उनके खड़े ढलान के रूप में उनके किनारे पाए जाते हैं और वह चारों तरफ से मैदान से घिरा हुआ रहता है, जबकि ऊपर की ओर से वह लगभग सपाट होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पठार निर्मित होता है उसे ही मेसा पठार के रूप में जाना जाता है। जिस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं ये मेसा पठार इस प्रकार की स्थिति के होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा एक यहाँ करके लेके हम देख सकते हैं कि मेसा पठार इस तरह का होता है, ये ऐसा, जहां पर चारों तरफ से मैदान हो
परंतु ये वाला भाग जो एकाएक ऊपर उठा हुआ है और इस तरह के भाग को मेसा पठार के नाम से, ये पठारी भाग है, इसको बोलते हैं मेसा पठार। तो चित्तौड़गढ़ का किला भी इसी प्रकार से यहाँ पर एक पठार के ऊपर स्थित है और उस पठार को मेसा पठार के रूप में जाना जाता है। आप और भी यहाँ पर मेसा पठार को क्लियर कर सकते हैं इसको। तो आप ध्यान रखिए, मेसा पठार का मतलब अर्थात कोई चित्तौड़गढ़ किले का ही पठार मेसा पठार नहीं है, संसार भर के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे पठार अलग अलग जगह पे पाए जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल कटा हुआ भाग, ये पार्ट कट गया और ये कटा हुआ भाग, इनका ढलान बहुत फास्ट हो गया और इस तरह से फास्ट ढलान वाला और ऊपर से एकदम सपाट पार्ट, ये जो पठार होता है इसी को मेसा पठार के नाम से जाना। तो ये देखिए आप पूरा ये सारा इस तरह से ये पठार निर्मित होता है, इसको मेसा पठार। तो चित्तौड़गढ़ का किला भी जो बना हुआ है, ये चित्तौड़गढ़ का किला भी इसी तरह के पठार के ऊपर स्थित है। इसलिए क्वेश्चन बन गया कि चित्तौड़गढ़ का किला किस पर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ का किला इस प्रकार के पठार पर स्थित है जिसे मेसा पठार कहा जाता है। मेसा पठार वह पठार होता है जो चारों तरफ से मैदान से घिरा हुआ हो और जिसका अपर्दन होने से उनके किनारे बहुत तीव्र ढलान युक्त हो गए, जैसे यहाँ पर अर्थात ये कटने के कारण यहाँ पर ये ढलान ये हो गया, बहुत तेज गति का इनके अंतर्गत ढलान पाया जाता है और ऊपर से वह भाग पूर्ण तरह से लगभग सपाट होता है। इस तरह के पठार को मेसा पठार के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कि चित्तौड़गढ़ का किला किस पर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ का किला मेसा पठार पर स्थित है। अब बात करें मेसा पठार की चित्तौड़गढ़ किले की, ये चित्तौड़गढ़ का किला जो मेसा पठार पर स्थित है, यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, हम किसी भी चीज की ऊंचाई का अगर आकलन करें तो ये ऊंचाई हमेशा ध्यान रखिए समुद्र तल से मानी जाती है। सामान्यतः यहाँ पर हम ऊंचाई की बात करें, कोई भी ऊंचाई की, उसकी ऊंचाई समुद्र तल से ही नापी जाती है। तो समुद्र तल से अगर सी लेवल से अगर बात करें तो समुद्र तल से चित्तौड़गढ़ का किला 1850 फीट ऊंचाई के अंतर्गत स्थित है। अर्थात चित्तौड़गढ़ का किला कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो मैं फिर बता रहा हूं, ये मैदान अर्थात समतल सतह से नहीं है बल्कि जल की जो हमने यहाँ पर सतह लेते हैं, जवाहर भाटा की जो यहाँ पर सतह है हमारे बंगाल की, हमारे अरब सागर के अंतर्गत आने वाले जवाहर भाटा को आधार बना करके यहाँ पर समुद्र तल की ऊंचाई ली गई है और उसी सी लेवल से चित्तौड़गढ़ का यह किला जो मेसा पठार पर स्थित है 1850 फीट के अंतर्गत यह ऊंचाई पर स्थित है। 1850 फीट ऊंचाई के अंतर्गत लगभग 691 एकड़ क्षेत्र के अंतर्गत यह फैला हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 691 एकड़ के क्षेत्र के अंतर्गत लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। और यह किला की अगर चौड़ाई की बात करें, ये आप एक व्यू सिस्टम देख सकते हैं, ये इस प्रकार का किला यहाँ पर यह हमें दिखाई देता है। तो इसकी अगर बाउंड्री की, इसकी चौड़ाई की पर बात करें तो 8 किलोमीटर लगभग लंबाई में इसकी उत्तर से दक्षिण तक इसकी बाउंड्री है। 8 किलोमीटर अर्थात ये लंबाई के अंतर्गत है और बाउंड्री नहीं सॉरी यहाँ पर लंबाई के अंतर्गत उत्तर से दक्षिण तक ये 8 किलोमीटर लंबाई में। और अगर चौड़ाई की बात करें तो कहीं पर 2 किलोमीटर, कहीं पर 2.5 किलोमीटर की इसके अंतर्गत चौड़ाई पाई जाती है। तो 2 से 2.5 किलोमीटर चौड़ाई के अंतर्गत और 8 किलोमीटर लंबाई के अंतर्गत यह दुर्ग फैला हुआ है। अगर इसके चारों तरफ की बाउंड्री की बात करें, जहां पर बाउंड्री बनी हुई है, तो यहाँ पर 11.5 किलोमीटर लंबाई के अंतर्गत चारों तरफ यह अर्थात दीवार इसके बनी हुई है और उस दीवार के माध्यम से इसे सुरक्षा प्रदान की गई। तो इसकी बाउंड्री की लंबाई आती है तो लगभग 11.5 किलोमीटर है। हाइट आती है तो 1850 फीट ऊंचाई के अंतर्गत है। लंबाई में पूछा जाता है तो 8 किलोमीटर लंबाई के अंतर्गत है। चौड़ाई के अंतर्गत है 2 से 2.5 किलोमीटर ये चौड़ाई के अंतर्गत एक मेसा पठार के ऊपर ये दुर्ग फैला हुआ है, जो राजस्थान के प्राचीनतम दुर्गों के अंतर्गत माना जाता है। मौर्य वंश के शासकों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। दोनों यहाँ पर आपको अलग अलग मैंने निर्माता बता दिया कि यहाँ पर लेखकों के अनुसार अर्थात चित्रांगद मौर्य भी आता है और चित्रंग मौर्य भी आता है। एक ही व्यक्ति के नाम है परंतु 2 लेखकों ने इनका अलग अलग नाम उच्चारण किया है, इस कारण से यहाँ पर यह अलग अलग नाम आता है। हमें उसी के आधार पर आंसर भी अलग अलग देना है। अब बात करें यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर पहुंचने की, कि चित्तौड़गढ़ का किला पर पहुंचने के लिए रास्ता कौन सा है, किसके द्वारा निर्मित किया गया है और उसके अंतर्गत कितने दरवाजे स्थित हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ का किला
इस प्रकार से मेसा पठार के रूप में यह स्थित है। तो यहाँ पर इस पर पहुंचने के लिए एक मार्ग बना हुआ है, ये इस प्रकार का मार्ग ये यहाँ पर इसके अंतर्गत निर्मित है। एक टेढ़े मेढ़ा जिगजैग रूप के अंतर्गत ये मार्ग स्थित है और इस तरह से यहाँ पर हम किले के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो किले के ऊपर पहुंचने के लिए वर्तमान मार्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो वर्तमान मार्ग का निर्माण जो पश्चिमी दिशा के अंतर्गत है, महाराणा कुंभा के द्वारा ये नया मार्ग बनाया गया। जबकि इसका पूर्व का अर्थात पहले का जो यहाँ पर मार्ग था किले पर पहुंचने के लिए, जब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय की बात करें तो उस समय यहाँ पर किले के ऊपर पहुंचने का मार्ग पूर्व दिशा के अंतर्गत जो सूरज पोल का हम जिक्र करेंगे, सूरज पोल के बारे में बात करेंगे, सूरज पोल दिशा के अंतर्गत वहां पर वो मार्ग स्थित था जो आज खंडर के रूप में है। वर्तमान में उस मार्ग से चित्तौड़गढ़ किले पर नहीं पहुंचा जा सकता है। तो वर्तमान में किले पर पहुंचने के लिए जो महत्वपूर्ण मार्ग है वो मार्ग वर्तमान में किले के पश्चिमी दिशा के अंतर्गत है और महाराणा कुंभा के द्वारा इस मार्ग का निर्माण करवाया गया है। तो इसी मार्ग के अंतर्गत यहाँ पर ये रिकंस्ट्रक्शन का है, पहले भी था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं, पहले भी इस प्रकार का ये दुर्ग यहाँ पर स्थित था, परंतु यहाँ पर अर्थात पूर्व का अगर यहाँ पर बात की जाए तो वो ईस्टर्न साइड के अंतर्गत वर्तमान में वह है अलाउद्दीन खिलजी के समय का वह मार्ग वहां पर स्थित था। अब इस दुर्ग के अंतर्गत पहुंचने के लिए 7 गेट बने हुए जिसको पोल के नाम से जाना जाता है, दरवाजे बने हुए हैं, अर्थात 7 यहाँ पर दरवाजे पार करके हमें इसके ऊपर पहुंच सकते हैं। तो 7 दरवाजे जो यहाँ पर बने हुए हैं, 7 दरवाजों के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग नाम के ये दरवाजों के माध्यम से हम किले पर जा सकते हैं। अब इन दरवाजों के अलग अलग नाम क्या है? तो सबसे पहले जैसे ही हम एंट्री कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ शहर से चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर प्रवेश करते हैं तो पहला दरवाजा आता है जिसका नाम है पाडन पोल। पाडन पोल अर्थात पहला यहाँ पर दुर्ग पर पहुंचने वाला पहला यहाँ पर दरवाजा है पाडन पोल। पाडन पोल के बारे में कहा जाता है ऐसी जनश्रुति है, रियल में कहीं पर भी इतिहास में उल्लेखित नहीं है, परंतु जनश्रुति है यह है कि युद्ध के समय किले पर इतना रक्त बहा कि उस रक्त की धारा के अंतर्गत एक भेसा बह करके वहां से निकल गया और इस कारण से ही उस स्थान का या उस दरवाजे का नाम पाडन पोल रखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें देखें तो सबसे पहले यहाँ पर ये अर्थात दरवाजा आता है उसका नाम है पाडन पोल और ये चित्तौड़गढ़ किले के प्रथम दरवाजे के रूप में माना जाता है। प्रथम दरवाजे के रूप में ये किला ये गेट स्थित है और इसी गेट के पास में यहाँ पर अगर आप देख रहा हो, स्पष्ट दिख रहा हो तो यहाँ पर छतरी बनी हुई है, स्मारक बना हुआ है प्रथम गेट के पास में ही। और प्रथम गेट के पास में जो स्मारक बना हुआ है वो स्मारक है बाघ सिंह जी का, रावत बाघ सिंह, देवगढ़ देवलिया के ठाकुर, रावत इनकी पदवी थी, रावत पदवी, बाघ सिंह जी इनका नाम, देवगढ़ देवलिया जो वर्तमान में प्रतापगढ़ कहलाता है, देवगढ़ यहाँ पर देवलिया के ठाकुर थे और उनका स्मारक इसी प्रथम दरवाजे के पास में स्थित है जो यहाँ पर हम स्पष्ट देख सकते हैं। ये पाडन पोल है और इसी पाडन पोल के पास में ये एक स्मारक बना हुआ है, रावल बाघ सिंह जी का स्मारक यहाँ पर माना जाता है। बाघ सिंह जी के बारे में हम जिक्र करेंगे जब यहाँ पर दूसरा साका हुआ था, दूसरा साका के समय इन्हीं के नेतृत्व के अंतर्गत ये केसरिया दिया गया था और लड़ते हुए वीर गति को ये प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से बाघ सिंह जी का स्मारक यहाँ पर निर्मित है। अब दूसरा इसके बाद में तो प्रथम यहाँ पर दरवाजे की बात करें कि प्रथम दरवाजा कौन सा है, तो प्रथम दरवाजा आता है चित्तौड़गढ़ किले पर प्रवेश करने का प्रथम दरवाजा, वो प्रथम दरवाजा हो गया है पाडन पोल। पाडन पोल के बाद में जब ऊपर चढ़ते हैं, पाडन पोल के बाद में दूसरा यहाँ पर गेट की अगर बात करें, पाडन पोल के बाद में अगला यहाँ पर दरवाजा आता है पहला हो गया पाडन पोल, अब पाडन पोल से आगे बढ़ते हैं तो दूसरा दरवाजा आता है जिसका नाम है भैरव पोल। भैरव पोल, भैरव पोल यहां पर किसके नाम पर रखा है?
भोरामल नामक एक व्यक्ति लड़ते हुए यहाँ पर शहीद हुआ था और इसी कारण से उन्हीं के नाम पर भैरव पोल यह नाम रखा गया। तो अगर हम यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के किले के ये गेट अगर देखें तो ये गेट हमें यहाँ पर मिलते हैं। अलग अलग अगर आप देखेंगे इसके अंतर्गत तो चित्तौड़गढ़ किले पर पहुंचने के लिए ये 7 गेट हैं अलग अलग। मैं सातों के बारे में आपको बता रहा हूं कि 7 गेट यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर पहुंचने के 7 गेट हमें पार करके वहां पर पहुंचा जाएगा। सबसे पहले पाडनपोल, पाडनपोल के बाद में दूसरे गेट पर आते हैं वो है भैरवपोल। भैरवपोल भैरव यहाँ भोरामल नामक व्यक्ति की मृत्यु उस जगह पर लड़ते हुए होगी, इसी कारण से उनके नाम पर ये भैरवपोल रखा गया। भैरवपोल से जब आगे चलते हैं तो फिर आता है हनुमानपोल। भैरवपोल हनुमान जी का मंदिर वहां पर स्थित है। तो हनुमान जी के मंदिर और भैरवपोल के बीच में जो जगह स्थित है उन जगहों के बीच के अंतर्गत यहाँ पर एक छतरी बनी हुई, ये छतरी है कल्ला जी और जयमल जी की। जयमल और कल्ला जी की छतरी भैरवपोल तथा हनुमान पोल के बीच में स्थित है, जो यहाँ पर कहा जाता है कि लड़ते हुए यहीं पर वीर गति को प्राप्त हुए, जिनके सिर कट गए परंतु धड़ भी कुछ समय तक वहां पर लड़ती रही और अंततः जहां पर उनकी धड़ें गिरी थी उसी जगह पर उनका स्मारक बना गया। और ये स्मारक आज भी वहां पर चित्तौड़गढ़ किले पर, जैसे हम भैरव पोल पार करेंगे हनुमान पोल तक की तरफ जाएंगे, वहां पर हमें ये इन दोनों का स्मारक रास्ते के अंतर्गत ये स्मारक हमें प्राप्त होंगे। तो इस तरह से पहले दरवाजे पाटनपोल के पास में तो रावत बाप सिंह जी का स्मारक बना हुआ है, जबकि दूसरे और तीसरे भैरवपोल तथा हनुमान पोल के बीच में कल्ला जी, राठौर कल्ला जी और उनके चाचा जयमल का यहाँ पर मेड़तिया, जिसको हम यहाँ पर मेड़ता के रहने वाले हैं इस कारण से उनको मेड़ता कहा जाता है। जयमल मेड़तिया जी की यहाँ पर स्मारक या छतरियां बनेंगी। हनुमान पोल को पार करने के बाद में पोल आकार का दरवाजा आता है जिसका नाम है गणेश पोल। गणेश मंदिर वहां पर स्थित है। गणेश पोल के बाद में अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर पोल आता है जिसको बोलते हैं जोड़ला पोल। जोड़ला मतलब जॉइंट में, एक तरफ यहाँ पर इस तरह का पोल, या दोनों एक साथ होने के कारण इसको जोड़ला पोल के नाम से जाना जाता है, अर्थात दो यहाँ पर दरवाजे एक साथ स्थित होने के कारण ही उसे जोड़ला पोल के नाम से जाना जाता है। ये एक दरवाजा ये है और दूसरा दरवाजा ये है, अर्थात इस तरह से घुमा होकर ये पार हो रहा है, इसी कारण से इसको जोड़ला या जॉइंट के रूप में जाना जाता है। जोड़ला पोल के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आता है लक्ष्मण पोल। लक्ष्मण पोल के बाद पार होने के बाद में सबसे अंतिम पोल आता है, अर्थात अंतिम दरवाजा आता है, तो वो कहलाता है राम पोल। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 7 दरवाजे स्थित हैं और 7 दरवाजों को पार करते हैं। और राम पोल को पार, जिसको बड़ी पोल के नाम से भी जाना जाता है, राम पोल को पार करते ही वहां पर चित्तौड़गढ़ का किले का विहंगम दृश्य हमें दिखाई देता है और वो सारी चीजें जो चित्तौड़गढ़ किले पर हैं वो वहां से हमें दिखाई देना शुरू हो जाती। तो इस प्रकार से यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले को पार करने के लिए या चित्तौड़गढ़ किले पर पहुंचने के लिए हमें कितने दरवाजों को पार करना पड़ता है, तो चित्तौड़गढ़ किले पर पहुंचने के लिए 7 दरवाजों से होकर के हमें जाना पड़ता है। और इन 7 दरवाजों के आपको नाम भी ध्यान रखना है, क्रम भी ध्यान रखना है, कौन कौन से 7 दरवाजे हैं उनके बारे में आप लोग जरूर इसके अंतर्गत ये जानकारी ध्यान में रखिए। तो सबसे पहला यहाँ पर पाटनपोल के बाद में आता है गणेश पोल, पाटनपोल के बाद में आता है तो भैरवपोल के बाद आए तो हनुमान पोल के बाद आता है गणेश पोल के बाद आता है जोड़ला पोल के बाद आता है लक्ष्मण पोल और लक्ष्मण पोल के बाद आता है राम पोल। तो इस तरह से ये 7 दरवाजे, 7 दरवाजे को पार करके हम चित्तौड़गढ़ किले पर पहुंचते हैं। और जैसे ही चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर हम पहुंचेंगे और ये चित्तौड़गढ़ का
एकदम विहंगम दृश्य, वहां पर आप जाकर देखेंगे तो आपको वहीं से यहाँ पर अर्थात चित्तौड़गढ़ किले के पर क्या क्या चीज है दूर से ही दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगी। तो इस तरह से चित्तौड़गढ़ किले की सिंपल से यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और हर एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन कैसा बनता है, किस तरह से निर्माण के बारे में भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई के बारे में पूछा जा सकता है, स्थिति के बारे में भी पूछा जा सकता है। अब अगर हम आकाश से इसको किले को देखें तो आकाश से इस किले को देखने पर हमें इस प्रकार का दिखाई देता है जैसे समुद्र के अंतर्गत व्हेल मछली पड़ी हुई हो। तो इसी प्रकार से चित्तौड़गढ़ किले का आकार अगर हमें पूछा जाता है तो ये व्हेल के समान हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से पूरे यहाँ पर एक व्हेल मछली के समान ये चित्तौड़गढ़ किला हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से आपको इनके ऊपर अलग अलग पॉइंट, अलग अलग क्वेश्चन इसके संबंध में हम बता सकते हैं। अब आते हैं, जैसे हम चित्तौड़गढ़ किले पर पहुंचते हैं, चित्तौड़गढ़ किले पर पहुंचने के बाद यहाँ पर स्थित महल, मंदिर, यहाँ पर जो जो भी चीजें हमें देखने लायक यहाँ पर है, जौहर के बारे में, प्रमुख मंदिरों के बारे में, क्योंकि चित्तौड़गढ़ किले पर जैन मंदिर भी है, हिंदू मंदिर भी है, माता जी के मंदिर भी है, तो वहां पर मंदिरों के बारे में भी पूछा जा सकता है, आपको महलों के बारे में भी पूछा जा सकता है, वहां पर स्थित और पर्यटक और महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में भी, कुंड कौन कौन से उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, कौन कौन सी छतरियां वहां पर स्थित है उनके बारे में। तो बहुत सारी चीजें चित्तौड़गढ़ किले के संबंध में, बहुत सारी चीजें इसके संदर्भ में हम बता सकते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर की बात करें तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर महल प्रमुख रूप से मिलते हैं, और महल कौन कौन से प्रमुख मिलते हैं उसमें सबसे पहला अगर बात करें चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर, पहला जैसे आप प्रवेश करोगे वहां पर पहला महल मिलता है फतेह प्रकाश। अब क्वेश्चन बन गया फतेह प्रकाश क्या है। फतेह प्रकाश एक महल है, महल महाराणा फतेह सिंह जी, महाराणा फतेह सिंह जी ने 1884 से लेकर के लगभग उस समय के अंतर्गत इसका निर्माण कराया गया। कहा जाता है कि इसकी नींव रखी गई 1909 के अंतर्गत, 1909 के अंतर्गत इसे निर्माण किया हुआ माना जाता है। तो महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा एक भव्य यहाँ पर यह महल, सफेद यहाँ पर महल का निर्माण कराया गया, और उन्हीं के नाम पर यह महल फतेह प्रकाश के नाम से जाना जाता है। इसको अगर हम देखें तो ये इस प्रकार का महल हमें दिखाई देता है, जिसमें चारों तरफ इसके अंतर्गत ऊपर छतरियां बनी हुई है और चारों तरफ से यहाँ पर ये दीवारें, इस तरह का ये भव्य महल का निर्माण महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा करवाया गया। छतरियां यहाँ पर हम देख सकते हैं, इनके गुंबद के रूप में छतरियां बनी हुई है, और बहुत ही सुंदर महल का निर्माण ये चित्तौड़गढ़ के ऊपर, चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा करवाया गया, जो वर्तमान के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ संग्रहालय के रूप में यह महल स्थित है। और चित्तौड़गढ़ संग्रहालय इसी महल के अंतर्गत एक पार्ट में संचालित किया जाता है। तो फतेह प्रकाश क्या है? तो फतेह प्रकाश उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा बनवाया गया महल, जो वर्तमान के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ संग्रहालय के रूप में संचालित है। फिर आते हैं रतन सिंह महल। चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर अगर हम प्रवेश करते तो हमें दूसरा महल मिलता है रतन सिंह महल। रतन सिंह महल, अब यहां पर ध्यान रखिए, रतन सिंह महल किसके द्वारा बनाया गया? तो ये राणा रतन सिंह के द्वारा बनाया गया, जिसको रतन सिंह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, ना कि रावल रतन सिंह। रतन सिंह फर्स्ट के द्वारा नहीं बनाया गया। ध्यान रखिए, पद्मिनी के जो पति थे वो रतन सिंह फर्स्ट थे, जबकि दूसरे यहाँ पर रतन सिंह जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। राणा सांगा का सबसे बड़ा पुत्र था भोजराज। भोजराज की मृत्यु हो गई थी। भोजराज के बाद में सबसे बड़ा लड़का था रतन सिंह। रतन सिंह यहाँ पर महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद 1528 में जब महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह बना। रतन सिंह की 3 साल में 1528 से 1531 तक उसने शासन किया, और फिर वो बूंदी के सूरजमल के साथ में हेरिया महोत्सव के अंतर्गत वहां पहुंचा था, और सूरजमल तथा रतन सिंह दोनों ही आपस में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर रतन सिंह की मृत्यु के बाद में चित्तौड़गढ़ का महाराणा बना था विक्रमादित्य।
विक्रमादित्य के बाद में यहाँ पर महाराणा बना था बनवीर, बनवीर के बाद में फिर बना था महाराणा उदय सिंह। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो रतन सिंह आए थे, राणा सांगा के जो पुत्र थे, राणा सांगा के पुत्र जिनका शासनकाल 1528 से लेकर 1529 तक 3 साल तक रहा था, उन्हीं के द्वारा ये रतन सिंह का महल निर्मित करवाया गया। तो इस तरह से ध्यान रखिए, चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित रतन सिंह महल किसके द्वारा बनाया गया? तो ये रतन सिंह सेकंड के द्वारा बनाया गया, ना कि रतन सिंह फर्स्ट। रतन सिंह फर्स्ट थे जो गुहिल वंश से संबंधित है, पद्मिनी के पति के रूप में माने जाते हैं, जबकि रतन सिंह सेकंड सिसोदिया वंश के थे, और सिसोदिया वंश के रतन सिंह सेकंड के अर्थात रतन सिंह सिसोदिया भी कह सकते हैं या रतन सिंह सेकंड भी कहा जा सकता है। इनके द्वारा ही रतन सिंह पैलेस का निर्माण चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर करवाया। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखिए, ये रतन सिंह पैलेस चित्तौड़गढ़ किले पर जो कि सिसोदिया वंश के शासक रतन सिंह के द्वारा निर्मित करवाया गया। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे ही हम रामपोल के पास पहुंचते हैं, रामपोल के पास पहुंचते ही यहाँ पर हमें महल दिखाई देते हैं। राइट हैंड के अंतर्गत हमें महल दिखाई देते हैं और ये महल कहलाते हैं राणा कुंभा के महल। राणा कुंभा के ये महल आज भी बहुत अच्छी स्थिति के अंतर्गत यहाँ पर अगर जाकर देखें तो हमें मिलेंगे। तो इस प्रकार से महाराणा कुंभा यहाँ पर निवास करते थे और ये कुंभा के महलों के रूप में जाना जाते। तो ये महाराणा कुंभा के महल इस प्रकार की आकृति के अंतर्गत रामपोल के पास में ही ये बहुत अच्छी स्थिति के अंतर्गत हमें दिखाई देते। फिर किले के ऊपर कालिका माता के मंदिर के पास में अगर जाते हैं तो वहां पर गोरा और बादल के महल, गोरा और बादल के महल इस रूप के अंतर्गत ये वहां पर स्थित है। तो गोरा बादल के महल भी चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर स्थित है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट शाखा के समय अर्थात चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम शाखा हुआ था उसके अंतर्गत पद्मिनी के जो संबंधी माने जाते हैं गोरा और बादल, उन्हीं का ये निवास स्थान है और ये चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर स्थित है। चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर यह गोरा बादल के महल के रूप में जाना जाता है। फिर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत यहाँ पर एक बात करें, बनवीर की दीवार। क्वेश्चन बन गया, बनवीर की दीवार कहाँ पर स्थित है, किसने बनाई और क्यों बनवाई? जब विक्रमादित्य को बनवीर के द्वारा मार दिया गया था, बनवीर के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे बनवीर कौन था, क्यों मारा था। तो बनवीर के द्वारा जब विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई और उदय सिंह को जब वो मारने गया तो पन्नाधाय के द्वारा अपना बच्चे का बलिदान करते हुए उन्होंने उदय सिंह की रक्षा की और उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किले के अंतर्गत पहुंचा दिया और चित्तौड़ का शासक बनवीर बन गया। तो बनवीर को ऐसा अंदेशा था, बनवीर को ऐसा लग रहा था कि शायद उदय सिंह नहीं मरा। उदय सिंह को उसने चंदन को मार करके ये संतुष्टि डली थी, अर्थात पन्नाधाय के लड़के को मारा था उसने, चंदन के 2 टुकड़े कर दिए थे। परंतु उसको मन में कहीं कहीं इस प्रकार का लग रहा था कि शायद उदय सिंह नहीं मरा है। तो उदय सिंह नहीं मरा तो वो बड़ा होकर के कभी भी मेरे ऊपर आक्रमण करके मेरा साम्राज्य ले लेगा। तो इसलिए उसने मन ही मन में कल्पना की कि अगर वो यहाँ पर अटैक करने आएगा तो मैं पहले ही अपना चित्तौड़ के किले के 2 टुकड़े कर दूं ताकि आधे किले पर वो शासन कर लेगा और आधे किले पर मैं शासन कर लूंगा। और इस तरह से किलों के बीचों बीच उसने एक दीवार का निर्माण कराया और वही दीवार बनवीर की दीवार के रूप में जानी जाती, जो आज भी वहां पर आप किले के अंतर्गत जाओगे तो इस प्रकार से एक ऊंची दीवार जिसके यहाँ पर बीचों बीच यहाँ पर किले के मध्य भाग के अंतर्गत दिखाई देती है और वही दीवार बनवीर की दीवार के नाम से जानी जाती है, जो चित्तौड़गढ़ किले को बीच में विभाजित करने के लिए बनवीर के द्वारा ये निर्मित कराई गई। तो इस तरह से यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत ये आज भी वहां पर अगर हम देखते हैं तो ये बनवीर की बनाई हुई दीवार वहां पर स्थित है। फिर आते हैं चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर अगर महल की बात करें जो खूब चर्चा में भी रहता है, खूब आप लोगों ने सुना भी है, पद्मिनी का महल, महारानी पद्मिनी का महल। बिल्कुल पानी के बीचों बीच, तालाब के बीचों बीच के अंतर्गत यह महल स्थित है, जहां पर ये आप लोग देख रहे हैं ये सीढ़ियां पानी के अंतर्गत उतर रही है। यहाँ पर ये अब वो जो कहानियां है वो कहानियां कितनी सही है या कितनी गलत है वो ईश्वर जाने, परंतु महल आज इस रूप के अंतर्गत बिल्कुल पद्मिनी का महल राजपूत स्थापत्य कला के रूप में बना हुआ है।
बिल्कुल सादगीपूर्ण है, किसी प्रकार के कोई भी आप इसमें देख सकते हैं कोई कंगूरे नहीं है, यहाँ पर सपाट ये जो कुछ भी लगा ये बाद में लगे हुई जालियां, बाकी बिल्कुल ये दीवारें बिल्कुल सपाट होती थी। अर्थात राजपूत स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं कि दीवारें के ताकें जरूर होती थी उनके अंतर्गत, जिसको आलिया बोलते हैं, अर्थात यहाँ पर इन दीवारों के अंतर्गत ताके जरूर बनाए जाते थे। और कंपैरेटिवली मार्ग सकड़ा होता था, सीढ़ियां ऊंची होती थी। इस प्रकार का ये 3 मंजिला एक महल पद्मिनी के लिए, महारानी पद्मिनी के लिए बनाया गया, जो हमारे यहाँ पर अगर चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर अगर देखते हैं वहां पर जाकर देखते तो कालिका माता के मंदिर के जस्ट सामने एक गार्डन भी बना हुआ है जो पद्मिनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। उसी के पास में एक तालाब है, उसी तालाब के चट्टान के ऊपर यह महल पद्मिनी महल के रूप में वहां पर निर्मित है। इस तरह से चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे महल खंडर अवस्था के अंतर्गत भी थे, आज भी उपस्थित है, जहां पर सैनिक लोग वहां पर निवास करते थे, या जो पुराने राजा महाराजाओं के हैं जिनको बहुत खंडर अवस्था के अंतर्गत बस्ती के रूप में भी वहां पर चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत ये बस्तियों के रूप में भी वहां पर महल वर्तमान में स्थित है। तो प्रमुख महल अगर के बात करें तो इस तरह से राणा सांगा का महल वहां पर है, बादल और गोरा के महल वहां पर स्थित है, फतेह प्रकाश वहां पर, पद्मिनी महल वहां पर, बनवीर के द्वारा बनाई गई दीवार वहां पर स्थित है। तो ये प्रमुख महलों के रूप में आज अच्छी इमारतों के रूप में वहां पर चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर देखे जा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ किले को अगर हम यहाँ पर ऊपर देखें तो ये इस तरह की चीजें हमें स्पष्ट दिखाई देती है, जिसमें आप देखिए बहुत सारे मंदिर दिखाई देते हैं, उसके ऊपर स्थित इमारतें हमें दिखाई देती है। तो प्रमुख मंदिर भी वहां पर हैं, कौन कौन से मंदिर हैं उनके बारे में भी हम जिक्र करते हैं। और इस तरह से यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर जो चीजें हमें दिखाई दे रही है वो सारी चीजें इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। अगली क्लास के अंतर्गत में चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर स्थित मंदिर और उनके ऊपर कौन कौन सी और चीजें यहाँ की फेमस है वो सारी चीजें अगली क्लास के अंतर्गत में आपको बताता हूँ। ओके।